अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नए दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट सुहेल जफर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई, क्या हाल है आपके? Assalamu alaikum, Muhammad Qazafi Sahab. Good to be with you again. And a lot is happening थैंक around. यस यस थैंक्स सर। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, एक तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल मामलात है, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंटरनेशनल मामलात पे। इस टाइम जो ईरान और अमेरिका की वॉर है वो कहाँ पर खड़ी है, और इस टाइम क्या सूरत हाल है? डोनाल्ड ट्रंप तो हर दूसरे दिन धमकियां देता है, जिस तरह वो आज ट्रुप्स उतार देगा ईरान की सरजमीन पर, आज हमला कर देगा, आज बहुत बड़ा अटैक करेगा, इस तरह की रोजाना की धमकी आती है। असल हकीकत क्या है सर? हाँ जी, ये असल में जो अभी जो पिछली दफा हमारी आपकी मुलाकात रही और उसके बाद जो एक खास पेशरफ्त हुई वो ये थी कि ये दो रोज पहले इस तरह के मामला कुछ बन रहे थे कि लग रहा था कि अब तो बहुत बड़े अटैक की तैयारी है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी काबीना को लेके एक नई जगह, कैंप डेविड, नई तो नहीं है लेकिन एक और जगह चला गया। हमने समझा कि शायद अब वहां चला गया तो वहां से जाके कोई बहुत बड़ी जो धमकी आमेज, या जिसे मैं अपनी जुबान में तड़ियां भी कह देता हूँ, तो वो क्या है कि क्या कुछ होने लगा है। लेकिन आप यकीन कीजिए कि दिल कह रहा था, और जो हमारा जो भी तज्जिया और हम जिस तरह दुनिया को देखते हैं, मैंने ये बात कह दी थी उस रोज सुबह ही के दिन, संडे मॉर्निंग को, कि ये कुछ ना कुछ इसमें मामला रुक जाएगा। और दूसरा ये कि ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि ईरान के अंदर कोई ऐसी तबाही की जाए या कुछ किया जाए। वही हुआ, दोपहर के 12 बजे 1 बजा, जैसे उन्होंने हमारी बात सुन ली, तो उन्होंने एक किस्म का वो सीज फायर का ऐलान, और ये कहते हुए कि भी ये कुछ बातचीत आपस में कर रहे हैं, और जनाब फिलहाल में रुक गया। लेकिन अगर मारूजी हालात देखे जाएं, जो जमीन पर हालात हैं वो ये हैं कि ईरान एक अपनी जगह मौजूद है। यूनाइटेड स्टेट्स की तमाम फायर पावर, जिसमें उनका आर्मेडा, उनके शिप्स, वो चीजें तो मौजूद हैं अपनी जगह पर। हुआ यही है कि जैसे हम पहले भी ये करते रहे डिस्कस, कि अब होते होते स्ट्रेट ऑफ हुर्मज वही ज्यादा कंटेंशन पॉइंट रह गया। बाकी सारी चीजें एक तरीके से सो गई, जैसे पुट टू स्लीप कर दिया गया, थोड़ा सा बैक बेंचर पे चली गई। चाहे वो एटमी हो, बैलिस्टिक हो, दूसरी चीजें हो, वो बात की बात, लेकिन फौरी ये मसला रह गया। अच्छा, हुर्मज जो है वो बजाहिर यही बात है कि ईरान की मर्जी के बगैर वहां पर शिप्स का गुजरना इस वक्त जरा दुश्वार हुआ हुआ है। वो भी जरा टेक्निकल है। मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि नहीं, वहां से शिप्स कुछ ना कुछ गुजरते भी हैं, फिर उनके ऊपर कुछ अटैक भी हो जाते हैं, और वो भी जरा उस मामले को रोका हुआ है। लेकिन ओवरऑल ईरान के हवाले से तो ये है कि फिलहाल जंगबंदी थोड़ी सी हुई हुई है। सुनने में ये आ रहा है कि वहां जो बैक डोर देखे ना जी, जब पाकिस्तान अभी उनके मोहसिनी साहब आए थे, तो पाकिस्तान अब उस तरह आगे बढ़ के फौरन से टेलीफोन नहीं किया इस दफा पाकिस्तान ने। पाकिस्तान भी चाहता है कि कोई सॉलिड किस्म की आप गारंटीज दें। ईरान वाले भी ये बताएं कि असल में वो चाहते क्या है, वो भी अपनी इंटेंशन क्लियर करें। जिस तरह अमेरिका की तरफ से, आप जैसे आपने बड़ा अच्छा बताया कि वो कभी आगे बढ़ जाते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं, ईरान की तरफ से भी ऐसे ही सुनने में आता है कि एक तरफ सुनते हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, दूसरी तरफ थोड़ी ही देर पहले ये आया हम तो कोई बातचीत नहीं कर रहे। तो असल में दोनों ही गुफ्तगू कर रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये करूं, जो नाजरीन के लिए भी, सुनने वालों के लिए एक जरा नई भी होगी और वो मुतमईन भी हो जाए। मैंने ईरान के अंदर से सहाफियों से ये सुना, और ये गुफ्तगू सुनी गई कि बस हमने वो रिकंस्ट्रक्ट कर लिया है, जो थोड़ा बहुत मामले हुए थे, लाइफ बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। और जो अमेरिका ने भी स्ट्राइक ज्यादातर की हैं, किसी पुल के ऊपर, किसी रेडार साइट के ऊपर, इस तरह की जगह जो सारी उसके सदर्न बाउंड्री के ऊपर है। ऐसा नहीं देखने में आया कि किसी शहरों पे, बंदर अब्बास के अंदर शहरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई हो। बंदर अब्बास कोई छोटा शहर तो नहीं है, ऑलमोस्ट कराची जैसा एक जीता जागता, उतना बड़ा तो नहीं, लेकिन उस तरह का एक शहर है। हम नहीं देख रहे, हम हर जगह एक्टिविटी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं। तो लिहाजा मैंने इसको जी नाम दिया है कंट्रोल्ड केओस था। फिलहाल इस कंट्रोल्ड केओस को रोक दिया गया है। ये कंट्रोल्ड केओस हर तरफ फैल गया था। आप देखिए कि सऊदी अरब, इराक, उधर, और तो और वहां पर एक पोर्ट थी जो कि सुएज कैनाल के पे जब बड़े बड़े शिप जाते हैं तो वो अपना थोड़ा सा माल उतार देते हैं। ये सुनते हैं ना हम इस तरह से कि जी थोड़ा माल उतार दें, ये सड़क जरा तंग है, तो वो जो सुएज कैनाल में जहाज ज्यादा नीचे नहीं जा सकता, तो वो कहते हैं थोड़ा तेल उतार दें। SUMED, SU फॉर सुएज, MED फॉर मेडिटेरेनियन। वहां डेमिएटा पोर्ट के ऊपर भी दो प्रोजेक्टाइल और ड्रोन आके लग गए थे। अच्छा, सुनने में क्या आया, अब्बास अरागची साहब ने टेलीफोन किया उनको, इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर को, अरे नहीं नहीं, हम तो आपके भाई हैं, हम आप पे कैसे अटैक कर सकते हैं। लेकिन असल में मोहम्मद गजाफी साहब, अपना जमाना वो 2019-20 का नहीं रह गया। तो जब अब केक के ऊपर अटैक हुआ था और ईरान ने कहा था नहीं तो हुसियों ने किया है, अब जो है ना ट्रेस हो जाता है। मैं अभी भी इस बात को नहीं मानता, चाहे अब्बास अरागची साहब ने कह भी दिया हो, जो भी कुछ हो रहा है वो करवाता तो ईरान ही है। वहां आगे लोग हैं जो सारे, जिन्हें प्रॉक्सीज कहा जाता है, जो भी कहा जाता है।
लेकिन बहरहाल हालात रुक गए। वो भी सऊदी अरब को एक इशारा था कि भाई हम आपके ऊपर, अगर आप इधर से एक्सपोर्ट करना चाहेंगे यहाँ से भी हम कुछ कर देंगे। बाबुल मंदब की सिचुएशन भी फिलहाल अंडर कंट्रोल है। अब हम आगे चलते हैं। ईरान और खित्ते में तो फिलहाल आज और कल खामोशी थी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप धमकी लगाता है कि वो ईरान पर अटैक करेगा या मतलब वो ट्रुप्स भी उतारेगा ईरान की सरजमीन पर, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा। दूसरी जानिब जब भी ईरान ये तमाम चीजें करता है तो ईरान गल्फ कंट्रीज को निशाने पर रख लेता है। और कितनी कैपेसिटी है ईरान में गल्फ कंट्रीज को टारगेट करना, और क्या यही चीज है या ईरान के पास कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिससे अमेरिका डरता है कि अगर उसने अटैक किया, ट्रुप्स उतारे ईरानी सरजमीन पर, तो उनको मसला होगा लॉन्ग टर्म। ये जी एक बड़ा इस वक्त जो है ना नाजुक मसला चला हुआ है। एक जो बिल्कुल स्कूल ऑफ थॉट बार बार ये कहता है कि ये क्या बात हुई, ईरान सिर्फ गल्फ कंट्रीज के ऊपर ही मिसाइल दाग रहा है और इसराइल पर तो उसने एक भी मिसाइल नहीं किया। यहाँ मैं जरा ईरान की साइड ले लूं। ईरान ने अपनी जिस तरह की भी कोशिश थी, उसने वो 1500 जी 1700 किलोमीटर दूर इसराइल बनता है, इवन उसके वेस्टर्न बॉर्डर से भी उसने अपनी पूरी कोशिश पिछली मर्तबा की, रस्ते में रोकने के लिए जॉर्डन में पूरी आबोताब के साथ और शाम में पूरी आबोताब के साथ पूरे जोर के साथ ये जो थैड बैटरीज और वो सब लगी थी। इसके बावजूद ईरान ने अपनी तही जितनी कोशिश है उसने इसराइल के अंदर ठीक ठाक तबाही हुई थी। अब अगर ये कहा जाए कि ईरान ये नहीं कर सकता, जरा उसके साथ ज्यादती होगी। हाँ ये है कि इस मरतबा चूंकि अटैक ही वहां से हो रहा है, अभी तक इसराइल ने डायरेक्टली वापस अटैक नहीं किया है। तो एक बात तो ये कि ये हमें ईरान को नहीं कहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, हालांकि मैं ये बात कहता हूं कि अभी सलाहियत जैसी भी है या नहीं भी है, लेकिन ये भी मैं दूसरी तरफ स्कूल ऑफ थॉट से मैं एग्री नहीं करता। ये कहा जा रहा है कि ईरान ना बड़े तरीके से सफाया कर रहा है, रास्ता साफ कर रहा है और बाद में फिर वो इसराइल पे अटैक कर देगा। ऐसा भी नहीं है। ऐसा कौन सा रास्ता साफ होता है जी उसके बाद दोबारा और वहां बैटरियां लग जाएंगी, पूरा मुल्क है। ऐसी बात नहीं है। तो ये बात भी अपनी जगह बजा, लेकिन वो कर सकता है। अब आ जाइए ये गल्फ की तरफ को। असल बात ये है जी कि अमेरिका भी वहां पर जिस किस्म के अटैक कर रहा है, जिसे कहीं ना पूरे जोर और शद्दोमद के साथ नहीं है, उसने अपना हाथ रोक के सब कुछ ईरान पर किया हुआ है। इस पे लोग कई नाराज होते हैं कि वहां सारी बमबारी हो गई और आप कह रहे हैं नहीं, मगर वही जो मैंने पहले डिस्क्राइब किया। दूसरी तरफ ईरान पे आ जाइए। देखिए ईरान भी जो अटैक्स करता है, बेआबान उजड़े हुए बेसिस जहां से फौजी भी आगे पीछे हो गए, वहां पर अमेरिकन बेसिस हैं, उनके ऊपर वो अटैक आते हैं। कौन से दोहा शहर के अंदर अटैक, या बहरीन मनामा अल मुहर्रक के ऊपर, या दुबई शहर के अंदर, या अबू जबी शहर के अंदर, इस तरह की तो अभी कोई लंबी चौड़ी बात रिसेंटली नहीं हुई। तो लिहाजा हर तरफ कंट्रोल तरीके से मामला है। और बूट्स ऑन द ग्राउंड का तो जी फिलहाल किसी किस्म का इरादा नहीं है। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। एक्सप्लेन ये है कि अमेरिका जी को जी। जरूरत ही नहीं है बूट्स ऑन द ग्राउंड की अभी फिलहाल। उसने तो अपने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए सारा मामला भी किया हुआ है और ये इसलिए हल्का फुल्का चलता रहेगा। लेकिन यहां से एकदम से वो जा भी नहीं सकता वापस, तो इसलिए ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। मेरा तो इसमें ये तजसिया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जहां तक आपने ये बताया कि अमेरिका बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं ईरान में उतरेगा और उसको जरूरत भी नहीं है, तो लेकिन वो शायद अपनी ऑडियंस को बताने के लिए समझते हैं, जो पाकिस्तान का एक क्लीदी रोल था, जो हमने बहुत सारी चीजें हुई, पाकिस्तान ने ईरान को भी समझाया, उसके साथ साथ को भी समझाया, लेकिन इस टाइम पाकिस्तान इन तमाम चीजों को लेकर कहाँ पर खड़ा है। नहीं जी, पाकिस्तान ने जो अमेरिका को समझाया उसके तहत वहां MOU हो गया। उस MOU के तहत आपके सामने है कि बेहतरीन MOU करवा के दिया, जिसमें हर चीज के लिए बुनियाद मौजूद है आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से ईरान को भी बताया और अमेरिका ने तो वो काम कर दिया। अमेरिका ने वो MOU कर किया, ईरान के पास भी वही MOU मौजूद था। अब ईरान ने उसके बाद उसको एस्केलेट कर दिया। वहां पर हुर्मस के अंदर ट्रैफिक को गुजरते हुए उसने थोड़ा बहुत जो भी हमने देखा जिस तरीके से उसने डिस्टर्ब किया, ये वाली सिचुएशन तो वहां रही। अब आगे बढ़ने का तरीका यह है कि दोनों ममालिक के ऊपर है, खास तौर पर ईरान के ऊपर है कि वो कौन सी शक्ल लेगा। यहां मैं एक बात करूं, अमरीकी सदूर हमने देखे, मैंने तो अपनी लाइफ टाइम में देखा कि बुश थे, उन्होंने इराक की बैंड बजा दी। ओबामा थे, उन्होंने लीबिया की बैंड बजा दी। और क्लिंटन थे, उन्होंने किसी हद तक बल्कान के अंदर ये सारे इलाके में, सर्बिया में, बॉस्निया में, इन इलाकों में अच्छी खासी बैंड बजा दी। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप बार हम्म बार रुक जाता है कि मैं कहता तो है कि मैं आ हम्म रहा हूं, मैंने तड़ी लगाई, मैं आपको तबाह कर दूंगा, मैं सिविलाइजेशन मिटा दूंगा,
मगर उसने मिटाई तो नहीं। तो हमें उसको इतना क्रेडिट ये देना चाहिए कि वो इस पर रुक जाता है, वो मौका दे रहा है। दूसरा आप ये देखिए कि इस वक्त ओपन हो चुका है। असल में जी लोग इसको इस तरह देखते हैं, वो इसको एक ना बड़ी जंग, वो कहते हैं नहीं, असल में तो ये एक जंग सिविलाइजेशन की है, अगले अमेरिका ने ईरान को तबाह कर ही देना है। मैं मोहम्मद गजाफी साहब जरा सा कंजर्वेटिव व्यू रखता हूँ कि मैं अभी ना रोड पे इंटरेस्टेड हूँ। कई लोग कहते हैं डेस्टिनेशन वहां है, मैं कहता हूँ रोड भी बड़ी लंबी है। इस रोड में गजा के मुसलमान बैठे हैं, इस रोड पे साउथ लेबनान के मुसलमान बैठे हैं। मैं ये चाहता हूँ इसमें ईरान के भी तमाम हमारे जो लोग हैं वो बैठे हैं। मैं चाहता हूँ इन सब की तरक्की हो। इराक के लोग बैठे हुए हैं, इवन हुसी वहां बैठे हुए हैं। अगर तो ये सब तबाही और बर्बादी करनी है तो उसमें नुकसान तो इधर मुसलमानों का हो रहा है। मेरी ख्वाहिश ये है कि एक दफा ये चीजें रुके। देखिए मौका आ गया, 14 पॉइंट्स का जो प्लान वहां का है, उसका लेबनान और उसका आप कह लीजिए इसराइल का, वो कल बैठ रहे हैं रोम के अंदर उस पर गुफ्तगू के पायलट जोन कैसे आगे बढ़ाने हैं। 20 पॉइंट का जो प्लान गजा का है उसके ऊपर भी वो आपके सामने पेशरफ्त हो गई। तो कई इतराफ में पेशरफ्त हो गई। अगर मैं ये कहता हूं कि किसी भी तरीके से गजा के जो मुसलमान वहां पर हैं उनको थोड़ा सांस मिल जाता है, उनको कोई रहने का कुछ उनकी ढंग बन जाता है, उसके बाद हम बड़ी बातें कर लेंगे। लेकिन अगर इसको लड़ाई ही किए चले जानी है, लड़ाई की तरफ ही बढ़े चले जाना है, अब अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को रोक लिया तो क्यों नहीं ईरान के लोग भी इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ के डिस्कस कर लेते। और नहीं तो ओमान के साथ ही कुछ तय कर लें कि अच्छा जी जहाज गुजरेंगे इस तरह से गुजरेंगे, गल्फ वाले भी मान जाएंगे, इलाके में सुकून हो जाएगा। तो लिहाजा दोनों अतराफ जिम्मेदारी पूरी पूरी है, अमेरिका के ऊपर भी है, ईरान के ऊपर भी है। और यही दो हैं लोग कि अगर ये थोड़ा सा रुक जाएं। और दूसरी तरफ एक और बात, अमेरिका ने इसराइल को किसी हद तक तो खींच के रखा हुआ है ना जी। अगर इसके बावजूद इसराइल कुछ आगे बढ़ेगा तो फिर हम जरूर अमेरिका पर एतराज कर सकते हैं कि आपने सबको तो रोक लिया और इसराइल को आप रोक नहीं रहे। तो ये इस वक्त आज की सिचुएशन तो ये है, आगे देखिए क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, जहां तक हम इनकी बात करें, लेकिन दो और जो जो रशिया तो ऑलरेडी सुपर पावर रह चुका है, उसके बाद चाइना उभरती हुई जिसे कहेंगे, इस टाइम जो दूसरे नंबर पर अगर माना जाए तो वो चाइना है। तो चाइना इस तमाम को किस तरह देख रहा होगा, इस पूरी वॉर को? और रशिया और चाइना किस हद तक ईरान को सपोर्ट कर रहे होंगे, क्योंकि उनकी सपोर्ट के बगैर तो वो खड़ा नहीं रह सकता ना ईरान। बहुत खूब सवाल है और बहुत ही गहरा सवाल है। इसका एक और मैं इसको अमेंड करूं थोड़ा आपकी इजाजत से। मैं ये तकरीबन अब पिछले कुछ दिनों से ये बात कोई भी नहीं ये चीज कर रहा। असल में हम अपनी ना यादों को मुंदमिल कर देते हैं बहुत जल्दी। देखिए दुनिया में दो सुपर पावर्स हुआ करती थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन बिखरा, रूस आ गया, हमने यकसर रूस को नजरअंदाज कर दिया। आपने चीन का जिक्र रूस से पहले फरमाया, मैं आपकी इजाजत से रूस को चीन से पहले ले जाता हूं। वो इसलिए कि चीन एक इकोनॉमिक मॉडल के ऊपर अभी सुपर पावर है। अभी तक चीन अपने तौर पर उसमें ये जरूरत तो अभी नहीं है कि वो उठा के अपना आर्माडा उठाए। ये जरूरत तो अभी रशिया में भी फिलहाल नहीं है कि वहां कैरेबियन सी में लगा दे कि आओ भाई अमेरिका जरूरत करके दिखाओ, क्यूबा में घुस के दिखाओ, वेनेजुएला में घुस के दिखाओ, जैसे कि अमेरिका ने यहाँ रखा है। उस लिहाज से सोल सुपर पावर तो है, मगर उसका जो मुकाबला है आप बताइए कि रशिया जो है मिलिटरीली उसके लियाना स्पेस सिस्टम, वो जो उसका सैटेलाइट मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसके आईसीबीएम्स, उसके न्यूक्लियर वॉरहेड्स, वो अगर कोई मुकाबला है इस वक्त दुनिया में दो बड़ी ताकतें जो हैं वो, जो कि फिर एक बड़े लेवल पे, तो क्या रूस के दिल में ये नहीं आता होगा कि अमेरिका के वसाइल जिस तरीके से मैं अंडरमाइन हुआ हूं, जिस तरह से मेरी ताकत में कमी आई है, उसके हार्ट ऑफ हार्ट्स में ये यकीनन होगा कि जिस तरह हो सके अमेरिका पीछे जाए। इसलिए रूस भी अपनी जिस हद तक है, टैसिट नहीं तो खामोशी से, नहीं तो ओवरटली, नहीं तो कोवर्टली सपोर्ट दे रहा होगा। दूसरी तरफ हम चाइना को सुनते हैं मुख्तलिफ चीजें, चाइना के बारे में तो इसी तरह की सुनते हैं कि किसी हद तक कोई इंटेलिजेंस या इंटेल सैटेलाइट्स वगैरह की ऐसी है, कोई खास उनके हथियार नहीं सुने। और दूसरा ये भी इन दोनों ममालिक का मैं कह दूं कि अगर वो वाकई ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं तो दे देते ना ईरान को Su-57। मोहम्मद गद्दाफी साहब, मैं बताऊं आपको कि जो ईरान में अमेरिका को आसानी हुई हुई है वो इसलिए हुई हुई है कि उनके ऊपर एयर सुपीरियोरिटी कायम है। यानी कि अगर टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल कहते हैं ना इन्वेंट्री में कम हो रहे हैं, कोई मसला नहीं, तो जहाज ले जाते हैं जाके आम बम के ऊपर, वो उसके पीछे किट लगा देते हैं जिससे वो जे डैम्स बन जाते हैं और वो ऐसा म्यूनिशन बनता है कि जाके ठीक निशाने पे लगता है। तो अमेरिका को मसला ही कोई नहीं है, उसके पास एम्यूनिशन की कमी कोई नहीं है। आ जाए ना रूस,
क्यों नहीं? आज मैं यहाँ आपके प्रोग्राम से, आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, अभी ये कहीं पे शायद दुनिया में नहीं कहा गया कि आ जाए ना रूस, S-300 की बैटरी S-400 नहीं लगाता, S-300 लगा दे शिराज पे, इस्फहान पे, तबरेज पे, तेहरान पे, ताकि कम से कम ये तो ना हो, कुछ तो डर आ जाए। नहीं लगा रहे, दे देना ईरान को, क्यों नहीं दिए? कोई Su-30 दे दे, कोई और चीज दे दे। तो लिहाजा बात यह कि इन दोनों ममालिक की मैं नहीं समझता, मैं इस सपोर्ट को अभी बिल्कुल ऐसे समझता हूँ कि जैसे कोई एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सपोर्ट हो। आपके पास सैटेलाइट है, आपने बता दिया। मैं यकसर इस वक्त इन दोनों की सपोर्ट को बिल्कुल इस काबिल नहीं समझता। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अभी तक जो सपोर्ट है वो तेहरान ने खुद अपनी हिम्मत, अपनी, अब देखिए उसकी हिम्मत है बैलिस्टिक मिसाइल, और ये तेहरान मुकद्दमी नामी शख्स जिसने के जब इनके ऊपर जब वॉल से ये लगा दिए गए, देखिए ईरान वालों ने बड़ी मसले उठाए हैं, हमें उनके साथ भी खड़े होना है। 80 से 88 तक जो उन पर जंग मुसल्लत की गई, उसके अंदर उनके जो जवान थे, जो उनके मर्दों का, आप ये समझिए, हम ये भी सुनते हैं कि उनकी मेल पॉपुलेशन कम हो गई, इस तरह उन्होंने मुकाबला किया, केमिकल वेपन्स आए। और दूसरी बात, अब्बास राक्ची हो, अली लारीजानी जो शहीद हो गए, और इवन आज के जो लोग मिरांडी और इस तरह के लोगों का जो जिक्र होता है कि वो ऐसी बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि उन्होंने जख्म खाए हुए हैं, वो उस दौर के निकले हुए हैं। बड़ा मुश्किल है इस वक्त ईरान को ये समझाना, लेकिन किसी उलमा को, किसी लोगों को उठ के ईरान को ये बताना पड़ेगा कि आपने आगे की तरफ जाना है या अब आपने वही पास्ट के बारे में सोचते रहना है। आप थोड़ा सा बिल्कुल आगे बढ़िए, ये मेरा बिल्कुल ख्याल है। बिल्कुल, बड़ा जबरदस्त ख्याल है आपका। जी तो नाज़रीन, जिस तरह के सुहेल जफर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी गहरी नजर रखते हैं, जियो पॉलिटिकल एनालिसिस बड़ा जबरदस्त होता है और आपको ये पसंद भी आएगा। फिलहाल के लिए नाज़रीन, मोहम्मद कजाफी को और सुहेल जफर साहब को नया दौर से इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।